नमस्कार, मैं रंजय कुमार और आप देख रहे हैं DS4। नितिन गडकरी ने एक बयान दिया। उनका कहना है कि भारत में गरीब जो है वो लगातार गरीब होते जा रहे हैं और अमीर जो है अमीर होते जा रहे हैं। उनका साफ साफ कहना है कि संपत्तियां जो है कुछ ही हाथों में केंद्रित होती जा रही है। हमारे साथ हैं वायरल मैन शर्मा जी। शर्मा जी, नितिन गडकरी के बयान को आप किस प्रकार से देखते हैं? जैसे वो कह रहे हैं कि संपत्तियां कुछ ही हाथों में केंद्रित होती जा रही है, जबकि मोदी सरकार कह रही है कि 11 साल बेमिसाल। जी बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने। मैं उसकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। जो उन्होंने बात करी कि आज संपत्ति का विकेंद्रीकरण नहीं हो रहा, संपत्ति कुछ हाथों में ही सीमित होती जा रही है और उन्हीं की संपत्ति लगातार बढ़ती जा रही है। जो हम 4 ट्रिलियन इकोनॉमी का ढिंढोरा पीट रहे हैं, उस 4 ट्रिलियन इकोनॉमी में जो है अधिकांश हिस्सा जो है उद्योगपतियों का ही है। आम आदमी के हिस्से में आज भी सिर्फ जो है कर्जा आता है, आज उसके दिक्कत आती है। पर कैपिटल इनकम आज भी हमारी सिर्फ 2,16,000 रुपये ही है। तो जो उन्होंने गडकरी साहब ने बोला बिल्कुल सच्ची बात बोली है। और ये बात राहुल गांधी जी ने पहले ही बोली थी। उन्होंने तो राहुल गांधी जी की बात को दोहराया है। राहुल गांधी जी ने बात पिछले साल भी बोली थी 2024 में कि संपत्तियों का विकेंद्रीकरण नहीं हो रहा है, संपत्तियों का केंद्रीकरण हो रहा है। जो अमीर हैं वो और अमीर होते आ रहे हैं, गरीब और गरीब होते आ रहे हैं। एक छोटे से उदाहरण से इस बात को समझ सकते हैं। 140 करोड़ की जनसंख्या में अगर 81.5 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन दिया जा रहा है तो जाहिर सी बात है वो गरीब है ना, तभी तो आप उन्हें दे रहे हैं। 50% से ज़्यादा की आबादी को आप 5 किलो राशन पे पाल रहे हैं तो इसका जाहिर सी बात है कि गरीब हैं वो। गरीब नहीं होते तो आप 5 किलो राशन क्यों देते? नहीं। मोदी सरकार एक दावा ये भी तो कर रही है कि पिछले 11 साल के दौरान 25 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से बाहर निकाला गया है। आप उनके इस बयान को नहीं देखेंगे? सर 22 करोड़ लोग जो है 2014 से पहले BPL कार्ड धारक हुआ करते थे, जिन्हें बिलो पॉवर्टी लाइन कहा जाता था। BPL कार्ड धारक या BAPL कहा जाता था। उसके बाद अगर आज हमें 2025 में 11 साल होने पर भी 81.5 करोड़ लोगों को मात्र 100 रुपये महीने का राशन देना पड़ रहा है एक पर हेड को। 20 रुपये के हिसाब से हमें MSP लगाई जाए तो सिर्फ 100 रुपये महीने का राशन बनता है। तो तरक्की हुई या क्या हुआ? मैं तो इसे तरक्की नहीं मानूंगा सर। आप कह रहे हो कि हमने गरीबी से बाहर निकाल लिया और गरीबी से बाहर ऐसा निकाला कि 22 करोड़ लोगों से आपने सीधा 81 करोड़ लोग पहुंचा दिए। 5 किलो राशन की लाइन में आपने 5 लगा दिए, तो इसको तरक्की मानेंगे आप? ये कौन सा पैमाना हो गया साहब? एक्चुअली मोदी सरकार के जो तरक्की के पैमाने हैं ना वो बड़े शानदार पैमाने हैं। इस बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि मोदी सरकार से पहले जो है 2014 से पहले हमारे देश का जो भुखमरी सूचकांक था वो 55वें नंबर पर था। लेकिन इस मोदी सरकार में आंकड़ों की बाजीगरी क्या होती है? लगता है कि दहाई है तो ये तो गलत होगा यार, ये तो 2 अंकों में है, 3 अंकों में होना चाहिए। आज हमारा भुखमरी सूचकांक 111वें नंबर पर पहुँच गया है। हमारा डॉलर और रुपये के जो अंतर था वो लगभग डॉलर 60 रुपये के आसपास हुआ करता था। मोदी सरकार में रहते रहते आज उसे 85 रुपये से ऊपर क्रॉस कर दिया है। उन्हें लगता है कि 25 रुपये जो बढ़े ये हमारी तरक्की हुई है। उन्हें ये नहीं पता कि हमारा इन्फ्लेशन हुआ है, ये हमारी मूल्य गिरावट हुई है। और वो सोचते हैं कि आज हैप्पीनेस इंडेक्स में हमारा देश जो है 85वें नंबर पर हुआ करता था, आज वो 163वें नंबर पर पहुँच गया। तो उन्हें लगता है कि 100 क्रॉस हो गया, 150 क्रॉस हो गया तो हम तो और ऊपर चढ़ गए। वो ऊपर नहीं चढ़ रहे, आप नीचे गिर रहे हैं। 163वां नंबर नीचे में गिना जाता है। 74वें नंबर पर हमारी पासपोर्ट की रैंकिंग हुआ करती थी 2014 तक। आज हमारे पासपोर्ट की रैंकिंग 87वें नंबर पे पहुंच गई। सीधा 13 नंबरों का उसमें इजाफा हो गया, यानी आज हमारे पासपोर्ट की रैंकिंग 13वें नंबर पे और गिर गई है। लेकिन वो गिरने को जो है विकास समझते हैं। ये सरकार ही उल्टा सोचती है, सरकार उल्टा चलती है और लोगों को ये बताया जा रहा है पहले तो 74 पे थी, अब तो देखो 87 पे पहुंच गई। तो लोग ये समझते हैं अरे 74 पे थी अब 87 पे पहुंच गई। वो इस चीज़ को पता कैसे आमतौर पर लोग क्या जोड़ते हैं कि 60% नंबर लेके आता था बच्चा और 60 के बजाय आज 75% ला रहा था। इसका मतलब उसकी तो डिस्टिंक्शन आ गई। नंबरों के हिसाब से, अपने आंकड़ों के हिसाब से वो बाजीगरी करती है सरकार। लेकिन ना मोदी सरकार तो कह रही है कि पिछले 11 साल के दौरान जो योजनाएं चलाई गई है उससे आम आदमी को फायदा हुआ है। चाहे आप मुद्रा लोन की बात कर लें, स्टार्टअप इंडिया की बात कर लें, स्टैंड अप इंडिया की बात कर लें, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात कर लें, तो पढ़ेगा इंडिया बढ़ेगा इंडिया। तो उस तरह की तमाम योजनाओं का वो हवाला देते हैं जिसमें 11 साल बेमिसाल की जो है वो गाथा कह रहे हैं। और इसी समय में मोदी सरकार के ही मंत्री हैं, बड़े मंत्री हैं, बड़ा कद है उनका, संघ में भी बड़ी उनकी पहुंच है। कैसे देखते हैं उसके बयान को? आखिर मोदी सरकार से उनकी उलटबंसी कैसे? उनका बयान बड़ा विरोधाभासी हो जा रहा है। तो ये कारण क्या है? मोदी सरकार पे हमला है, किस पे हमला बोल रहे हैं वो? देखिए विरोधाभासी बयान नहीं है, उन्होंने सच कहने की हिम्मत दिखाई, इसलिए मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ। रही बात, मैं अपने 2 पड़ोसी राज्यों का उदाहरण दूंगा। सबसे पहले एक यूपी का और एक हरियाणा का। यूपी में अभी पिछले 2-3 महीने पहले चर्चा चली थी कि 27,000 स्कूल जो है वो बंद करे जाएंगे, प्राइमरी स्कूल बंद करे जाएंगे। उसके बाद लास्ट एंड फाइनल क्या हुआ? बहुत विरोध हुआ कि बच्चे पढ़ने कहाँ जाएंगे? 27,000 स्कूल आप बंद कर रहे हो, क्यों बंद कर रहे हो? तो उनका मामला रोक दिया गया था। फिर दोबारा आया कि 5,000 स्कूल जो हैं वो बंद करे जाएंगे। अब वो 5,000 स्कूलों का भी मामला उठा तो उसको भी रोक दिया गया था। लेकिन मामला कोर्ट में गया, कोर्ट ने वहाँ के फिलहाल अभी दे दिए परमिशन कि इनका मर्ज कर दिया जाए। हर स्कूल का जो है 1.5 किलोमीटर पे बच्चे को स्कूल अवेलेबल होना चाहिए। लेकिन अगर वो 5,000 स्कूलों का मर्जर कर देते हैं तो स्कूलों की दूरी 3 से 9 किलोमीटर के बीच में बढ़ जाएगी, जो कि नहीं होना चाहिए राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत भी। तो जाहिर सी बात है इन 2 जगह पे जब आप ये देख लीजिए कि पढ़ाई का ये हाल है तो बाकी राज्यों में क्या हाल होगा। और रही बात 11 साल के अमृतकाल की, मुद्रा लोन किसको मिलता है?
जो भाजपा के चहेते होते हैं, जो भाजपा के लोग होते हैं, उन लोगों को मुद्रा लोन मिल जाता है। आम आदमी जाइए, अब बैंक खड़ा है, आपको अगर लोन दे दे तो मैं बात करता हूँ फिर आपसे कि आपको लोन मिल जाए, तो नहीं मिलेगा आपको किसी भी आप ये सीधे सीधे कह रहे हैं कि जो मोदी सरकार की योजनाएं वो चुनिंदा लोगों के लिए, चुनिंदा लोगों के लिए। दिल्ली इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। दिल्ली में 2 साल पहले तक एमसीडी में भाजपा की सरकार हुआ करती थी। जब उन्हें लगा कि अब सरकार बदलने वाली है, एमसीडी में भाजपा का बहुमत अब नहीं रहेगा, इन्होंने जाने से पहले दिल्ली में एमसीडी के जितने भी पार्क हुआ करते थे, उन पार्कों में सब जगह कॉर्नर पे इन्होंने अमूल के बूथ बना दिए, और वो अमूल के बूथ सब उन लोगों को अलॉट करे गए जो भाजपा से जुड़े हुए लोग थे, ब्लॉक प्रेसिडेंट से, जिला अध्यक्ष से, या जिला अध्यक्ष का प्रवक्ता था, इस तरह से जो भी भाजपा के। आज की डेट में हर पार्कों में जो है अमूल के बूथ चल रहे हैं। रोजगार देने के नाम पे उन्होंने अमूल के बूथों का अलॉटमेंट करा गया, लेकिन वो अलॉटमेंट किन लोगों का करा है? तमाम के तमाम लोग आज वो सारे के सारे भाजपा के हैं। एक भी आपको उसमें गैर भाजपाई नहीं दिखेगा। तो जाहिर सी बात है, अंधा बाटे रेवड़ी अपने अपने को दे। अभी अभी जो है तेलंगाना के नेता हैं टी राजा, उन्होंने भी भाजपा से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि जो लाखों मतदाताएं हैं और जो लाखों मतदाता हैं और लाखों जो कार्यकर्ता हैं, मैं उनके समर्थन में उनके विश्वास को बनाए रखने के लिए जो है अपना इस्तीफा दे रहा हूं। बड़े भारी मन से इस्तीफा दिया। और अब नितिन गडकरी का ऐसे में बयान आ जाता है, और संघ में भी बात चल रही है कि संघ कह रहा है कि अध्यक्ष जो है अभी तक अध्यक्ष का फैसला नहीं हो पा रहा है, बार बार उनका जो है समय बढ़ जाता है जेपी नड्डा साहब का। ऐसे में आखिर बार बार इस तरह के बयान आने, तो क्या कुछ अंदर में विरोधाभास चल रहा है? बिल्कुल है, विरोधाभास तो है। बस ये है कि विरोधाभास सामने नहीं आता, और सामने आता है तो मीडिया उसे तूल नहीं देता। अगर ये विरोधाभास विरोधी पार्टी में आ जाएगा तो आज ही आए तो वह मचा देंगे। जैसे हमारे खड़गे साहब के सामने जब श्री थरूर साहब ने भरा था पर्चा अध्यक्ष पद के लिए, तो कैसे हंगामा मचा दिया था। देखो 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 कांग्रेस में कैसे होता है, कांग्रेस में आपस में लोग लड़ते हैं, ये होता है वो होता है। अब आज अपने अध्यक्ष को देख लीजिए ना, बार बार उसे एक्सटेंशन दिए जा रहे हैं। आपका अध्यक्ष जो है कहता है लोकतांत्रिक तरीके से चुना गया, नहीं चुना गया, तो जाहिर सी बात है विरोधाभास बहुत है। एनडीए में फूट पड़ने का सबसे बड़ा आप उदाहरण देख लीजिए। आगामी बिहार चुनाव आपको नजर आ रहे हैं, चिराग पासवान एनडीए के ही हैं, एनडीए में शामिल है। उन्होंने साफ साफ घोषणा कर दी, मैं 243 कैंडिडेट अपने उतारूंगा, बोल दिया उन्होंने साफ साफ। क्यों? आपस में नहीं बन रही है, इसीलिए तो बोला। अगर बन रही होती तो अपने सीटों का इनका बंटवारा हो चुका होता। हर जगह इनकी अपनी डफली अपना राग, अपनी डफली अपना राग चल रहा है, हर जगह यही काम हो रहा है इनका। फूट पड़ी हुई है, एक दूसरे को लोग देख के पसंद नहीं। अभी पीछे नहीं के डॉक्टर निशिकांत दुबे जो थे, उन्होंने अमित शाह जी को लेके और योगी जी को लेके बयान दिए थे, बयान जारी करे थे ना उन्होंने दोनों का दिखा दिया कि देखो योगी जी, केंद्र में जो है सत्ता खाली नहीं है, केंद्र में कुर्सी खाली नहीं है। आप अगर सपने बुन रहे तो आपका कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि अभी केंद्र में कुर्सी नहीं है। जाहिर सी बात है उन्होंने परोक्ष तौर पे उनके ऊपर हमला साधा था, क्योंकि अक्सर जिनके भाजपा के लोग होते हैं वो प्रचारित करते हैं, पहले अभी तो चाय वाला फिर गाय वाला, इस तरह से। अभी तो मोदी है, फिर उसके बाद योगी आएगा। अंदर खाने इनका सब कुछ ठीक नहीं है, लेकिन आए कि इस चीज़ का बना रखा है, ऐसा भ्रम बना रखा है कि नहीं नहीं बड़ी अनुशासनात्मक पार्टी है, बड़ी अनुशासन होते हैं। आपने तमाम बार इनके वीडियो देखे होंगे अध्यक्ष साहब के, जब वो अमित शाह जी और मोदी जी जा रहे होते हैं पर उसको करने के लिए, पब्लिक अपीयरेंस के लिए, और नड्डा जी जा रहे थे, उनकी कोनी पकड़ के उन्हें पीछे खींच दिया था। अभी पीछे राजनाथ सिंह जी का एक वीडियो वायरल होता है बार बार, जब वो माला पहनाने के लिए राजनाथ सिंह साथ में खड़े होते हैं मोदी जी के, तो उन्हें माला पहनाने के लिए उन्हें बाहर कर दिया जाता है, सिर्फ मोदी जी को माला पहनाई जाती है। तो बस जब तक चल रहा है, जिस दिन फूटेगा तो उस दिन गड़ा फूटेगा ही फूटेगा। इंडिया हंडिया चौराहे पे फूटती है। नितिन गडकरी जो भी बयान दे रहे हैं, लेकिन भारत सरकार और मोदी सरकार तो यही कह रही है कि पिछले 11 सालों के दौरान जो है पर कैपिटा इनकम बढ़ी है, ठीक है, और 11 सालों के दौरान जो है आम आदमी का विश्वास बढ़ा है, सबका साथ हुआ है, सबका विकास हुआ है। लेकिन मोदी जी के ही मंत्री हैं और उनका जो बयान है, तो ऐसे में कहाँ आखिर टकराव क्यों है? ठीक है जी, इनकी बात मान लेते हैं कि आम आदमी का विश्वास बढ़ा है, आम आदमी का विकास हुआ है। अगर आम आदमी का विश्वास बढ़ा होता, आम आदमी का विकास हुआ होता, तो 2024 में आपको 240 सीटें क्यों आती सर? 303 के बदले 333 आती, 400 आती। जनता उसी को चुनती है जो उसके लिए काम करे, जो उसके लिए काम नहीं करता जनता उसे फौरन बाहर निकाल देती है, कोई भी हो। बड़े बड़े धुरंधर जनता ने बाहर निकाल दिए, बड़े बड़े धुरंधर निकाल दिए, कोई पहले नहीं है। तो सीधी सी बात है, अगर जनता को विश्वास होता, जनता का विश्वास इन पे कायम रहता, तो जनता जाहिर सी बात है इनको दोबारा चुन के लाती। और पिछली बार 303 से सीटें थी, इस बार 263 सीटों का सीधा सीधा इनको नुकसान हुआ। क्यों? क्योंकि जनता इनसे खुश नहीं थी, इनकी कार्यप्रणाली से खुश नहीं थी। तो लास्ट एंड फाइनल चुनाव आयोग और इनकी 2-4 जनों की मेहरबानी की वजह से ये 240 का आंकड़ा छूने में भी सफल रहे, वरना तो 200 सीटें भी नहीं आ रही थी। आरएसएस का इंटरनल सर्वे इन्हें 175 सीटें दे रहा था। फिर उसके बाद लास्ट एंड फाइनल लोगों ने आरएसएस के आगे हाथ जोड़े, आरएसएस ने सभाएं करी, सब कुछ करा, तब जाके ये 240 का आंकड़ा किसी तरह से छू पाए। और जब चुनाव आयोग इनकी पिच पे खेलना शुरू हुआ, तब जाके इनको 240 का आंकड़ा मिला। अगर जनता इनके कामों से पसंद करती, इन्हें पसंद करती, तो जाहिर सी बात है इन्हें सीटें मिलती। लेकिन राहुल गांधी अगर ये हमला बोलते तो बात कुछ और होती कि विपक्ष का काम है, विपक्ष घेर रहा है, लेकिन सरकार के ही जो मंत्री हैं वही उनको घेर रहे हैं। ऐसे में अब क्या कहेंगे? हिम्मत को सलाम है उनकी, सरकार को आईना दिखाने का काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। जनता के द्वारा चुने हुए, जनता के लिए काम कर रहे, तो जाहिर सी बात है जनता की बात उठानी भी चाहिए। और उन्होंने जनता की बात उठाई, मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और
और जनता के बीच में जानी चाहिए बातें। भैया सत्ता तो आनी जानी है, किसकी सत्ता सदा रही है सर? एक सिर्फ काल होता है जिसकी सत्ता सदैव रहती है, सिर्फ काल। काल के अलावा किसी की सत्ता सदैव नहीं रहती। काल ही सबका मालिक है, काल की सत्ता हमेशा रहेगी। काल सबको निगल लेता है, काल सबको काल कबलित कर देता है। उसके अलावा किसी की सत्ता नहीं रहती, सब आने जाने हैं। सिकंदर निकल गया, पोरस निकल गया, धुरंधर बड़े बड़े निकल गए, सारे निकल गए, नेपोलियन बोनापार्ट निकल गए, कर्नल गद्दाफी निकल गए, सब निकल गए। तो आप क्या हो? आप भी जाओगे सर, आप भी जाओगे, सब जाते हैं। लेकिन कुछ लोग तो ये कहेंगे, भाजपा के समर्थक कहेंगे कि कहीं ना कहीं कोई बात होगी, पार्टी के अंदर नाराजगी है, इसलिए अपनी पार्टी में ही जो है हमला हो रहा है उनके, मतलब काम करेंगे तो सर नाराजगी तो होगी ना। मेरे बच्चे मुझसे नाराज होते हैं, क्यों? क्योंकि मैं गलत काम करता हूं। अगर मैं कोई उनकी बात नहीं मान रहा, जो उनकी जायज़ मांग है, अगर मैं उनसे नहीं मांगूंगा तो मेरे बच्चे मुझसे नाराज होंगे, तो ये तो नाराजगी जाहिर होगी। तो नाराजगी क्यों जाहिर होगी? क्योंकि आप गलत काम कर रहे हैं। आप पूरे देश को दिखा रहे हैं कि हाँ जी हमारी 4 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था हो गई है। 4 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था होने का मतलब है 400 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था। 400 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था होने के बावजूद भी आज हालत ये है कि महिलाओं के प्रसव जो हैं वो फर्श पे हो रहे हैं, उन्हें बेड नहीं मिल रहे प्रसव के लिए, उन्हें दवाइयाँ नहीं मिल रही। किसी भी राज्य में आप उठा के ले लीजिए, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो उत्तराखंड हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो अपना यूपी हो, चाहे वो हरियाणा हो। अभी यूपी के 3-4 आपने ताज़ा घटनाक्रम देखे होंगे, झाड़ियों में महिला का प्रसव कराया गया था, झाड़ियों में। ये तो हालत है, क्या फायदा उस 4 ट्रिलियन? आयुष्मान स्वास्थ्य योजना की तो बात नहीं कर रहे हैं कि किस प्रकार से सफल हुई। तो कुछ नहीं मिलता। आप आयुष्मान कार्ड लेकर हॉस्पिटल जाइए, आपको फौरन बाहर का रास्ता दिखा देंगे। आयुष्मान कार्ड है, नहीं करता भाई, हमारे क्यों नहीं करते सर? हमारी पेमेंटें पिछली फंसी पड़ी हैं, हम कहाँ से दें आपको इलाज? हम देंगे नहीं। हम आपसे एक आखिरी सवाल लेना चाहेंगे कि नितिन गडकरी के बयान को आप सत्ता दल में गतिरोध के रूप में आप देखते हैं, या उनका बयान सच में इत्तेफाक रखता है भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में जो उन्होंने कहा है? बिल्कुल सच में इत्तेफाक रखता है, कोई ऐसी बात नहीं है। उन्होंने जो बात कही है ठीक है, वो विरोधी पार्टी के, लेकिन जो उन्होंने बात कही मैं उसका समर्थन करूंगा। आज वास्तव में आप देखिए ना, आज दिल्ली शहर, आपके मन की बात कर रहे हैं। हाँ, दिल्ली को छोड़ दीजिए आप, दिल्ली के अलावा आप देहातों में जाइए, क्या हालत है आज हमारी। मनरेगा में मजदूरी कितनी मिलती है? 216 रुपये, और वो भी रोज नहीं मिलती, वो भी रोज मजदूरी नहीं मिलती। कैसे कैसे लोग अपना जीवन यापन करते हैं सर, कैसे कैसे लोग एक टाइम भूखे रहते हैं। हकीकत कहाँ है? हकीकत जाके देखिए, गाँवों में देहातों में जाके देखिए, तब पता चलेगा। शहरी आदमी तो कहीं ना कहीं अपना पेट भर ही लेता है। दिल्ली ऐसा शहर है कि यहाँ 40 रुपये में भी पेट भर जाता है, और 4000 में भी पेट नहीं भरेगा। आप भरना चाहो तो 4000 भी खर्च हो जाएंगे तो भी पेट नहीं भरेगा, लेकिन 40 रुपये में भी आप पेट भर सकते हो। तो सिर्फ हम दिल्ली को अगर पैमाना मान लें तो हम पूरे देश को पैमाना नहीं बना सकते दिल्ली का। थोड़ा सा ही बाहर निकलिए, आप इंटीरियर में देखिए, तमाम आपको यहाँ दिल्ली में ही आपको तमाम चौकों पर, चौराहों पर आपको बड़ी अर्थव्यवस्था बैठी नजर आ जाएगी। सुबह बेचारे अपना झोला डंडा टांग के आते हैं, सारे दिन इंतजार करते हैं, आज दिहाड़ी मिल जाए, आज दिहाड़ी मिल जाए, आज दिहाड़ी मिल जाए, रात को बेचारे घर वापस चल देते हैं खाली पेट और खाली हाथ। तो चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था को तो पैमाना मान सकते हैं कि देश का विकास हुआ है। चौथी अर्थव्यवस्था को पैमाना तब माने जब उस अर्थव्यवस्था का फायदा हमारे समाज के निचले पायदान तक हो रहा हो। सीधी सी बात है। आज मेरे घर में, अगर मैं कहता हूँ, मैं साफ साफ मेरे खानदान के अलावा बाकी सारा खानदान करोड़पति है। उनके पास 50 करोड़ की संपत्ति है, मेरे पास 51 करोड़ की संपत्ति, और हमें 51 फैमिली हो गई। हम एक ही फैमिली के पास 50 करोड़, एक फैमिली के पास 1 करोड़, दो की मिला के 51 करोड़ होगी। तो क्या मैं अपने आप को 25.5 करोड़ का मालिक मान लूंगा? नहीं ना सर, मेरे पास एक ही रहेगा ना, नहीं मान सकता मैं अपना। तो सीधी सी बात है, वही चीज़ यहाँ भी हासिल होती है। आज आप अडानी, अंबानी और ये जितने भी बड़े बड़े हैं उद्योगपति, इनके हजारों करोड़, लाखों करोड़ के बिजनेस पहुँच गए हैं, तो क्या उसका फायदा आम आदमी को मिल रहा है? कहीं से नहीं मिल रहा। आम आदमी आज भी अपनी रोजी रोटी के लिए परेशान है। आज आप यहीं देखिए, इस कोने से आप शुरू होंगे ना, यहाँ से लेकर फतेहपुरी मस्जिद तक करीब करीब 2.25 किलोमीटर का इलाका है। इस कोने से उस कोने तक आपको लगातार हर जगह आपको रिक्शा खड़ी मिलेगी, और सुबह से शाम तक बेचारे सवारियों के इंतजार में खड़े रहते हैं। क्यों खड़े रहते हैं? कि शाम तक हम किसी तरह तो 100, 200, 500 रुपये कमा लें। 500 तो बड़ी दूर की बात है, 100, 200 रुपये भी मिल जाए तो किसी तरह से अपने बच्चों का पेट भर सकें। अगर ये बेरोजगारी नहीं होती, इनको अगर उस 4 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था का फायदा मिल रहा होता, क्या इतनी लंबी लाइन लग रही होती? आपको पूरी लाइन कहीं टूटी हुई नजर नहीं आएगी, कहीं टूटी हुई नजर नहीं आएगी। रिक्शे ही रिक्शे 2.25 किलोमीटर तक खड़े मिलेंगे आपको कंटिन्यू। बाजार में काम की कमी है। बिल्कुल है जी, काम की कमी है। लगातार MSME जो है वो धराशायी हुई हैं, लगातार जो है आम आदमी की जो है दोहन करा गया है। नोटबंदी आज की डेट में सबसे बड़ा स्कैम साबित हुआ है। नोटबंदी का फायदा किसे मिला? किसी को भी नहीं। नोटबंदी कर दी गई थी, आम आदमी तो पिसा था उसमें। लोगों के घर में शादी ब्याह, रिश्ते थे, परिवार थे, मुंडन थे, संस्कार थे, जिन्हें थे, तेरहवीं थी, कितने परेशान हुए थे लोग। किसको फायदा मिला? किसी को भी नहीं, सिर्फ अपर तबके को फायदा मिलता है। आज आपने देखा होगा एक वीडियो, आखिरी बात कह के खत्म करता हूँ, विजय माल्या और नीरव मोदी का विदेशों में गए हुए ना, हजारों करोड़ का घोटाला करके कैसे दोनों डांस कर रहे थे, कैसे दोनों अपने जाम से जाम थरका के डांस कर रहे थे। ऐसे लोगों को फायदा मिला है। आम आदमी आज बेचारा क्या रोटी खा के भी डांस नहीं कर सकता, अगर उसका भरपेट हो जाए तो वो डांस नहीं कर सकता। ठीक है, तो मोदी सरकार जहां इस बात का डंका पीट रही है कि बीते 11 सालों में आम आदमी का विकास हुआ है, वहीं मोदी सरकार में ही मंत्री हैं नितिन गडकरी, उनका कहना है कि आम आदमी जो है लगातार गरीब होता जा रहा है और अमीर जो है भारत में लगातार अमीर होते जा रहे हैं। एक तरफ जहां सरकार अपना ढोल पीट रही है, ऐसे में उनके ही मंत्री का बयान जो है विरोधाभास पैदा करता है। आप क्या सोचते हैं इस बातचीत पे? अपनी राय हमें जरूर बताएं। मैं रंजय कुमार, धन्यवाद।